हाँ जी, स्वागत है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज देव शाह एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एफएमएसएम की क्विज वीडियो में। भैया इतना बड़ा सेटअप अरे आप लोगों के लिए करना पड़ता है यार, क्योंकि आप लोग सादी सादी वीडियोस तो एंड तक देखते नहीं हो। तो मैंने सोचा थोड़ा क्रिएटिविटी से आपकी एमसीक्यू टेस्ट ली जाए, आपको भी थोड़ा फीलिंग आना चाहिए ना कि यार हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो इसके लिए ये सब चीज़। ऑलराइट, चलो। तो इस टेस्ट के 3 सिंपल रूल्स है। 15 एमसीक्यूज आएंगे आपके सामने, हर एमसीक्यू के 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, इसी में से इन 15 एमसीक्यूज में से 2 आपके बोनस क्वेश्चन होंगे, जहां पर आपके मार्क्स 2 नहीं 3 होंगे। देर विल बी 2 एमसीक्यूज विच विल वे 3 मार्क्स एंड नॉट 2 मार्क्स। वो कौन से 2 क्वेश्चन है वो जब आएंगे मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, दूसरी चीज, आपको एक पेन, एक बुक, एक कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, जैसा आप एग्जाम में बैठ रहे हो। अगर अभी आलस करोगे तो एग्जाम में भी आलस करोगे, ये लिख के ले लेना। ठीक है, यू हैव टू अटेम्प्ट इट लाइक यू आर अटेम्प्टिंग एन एग्जाम, तो ही मतलब है इस वीडियो को देखने का, वरना कोई मतलब नहीं है। और तीसरी और आखिरी चीज, आपको आपका स्कोर एंड में कमेंट करना पड़ेगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। एंड इफ यू आर फीलिंग लाइक यार मैं स्कोर करूंगा तो ये कैसे जज करेगा, वो कैसे जज करेंगे, देव भाई कैसे जज करेंगे, भाई कोई जज करने नहीं आया है, सब यहाँ पे सीखने ही आए आपकी तरह। नो बडी इज गोइंग टू जज। ठीक है, तो बिंदास बेशर्मों की तरह कमेंट कर देना, तो भी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी इंप्रूव करोगे। बिंदास। ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? फटाफट से, अगर पेन बुक कैलकुलेटर नहीं आला, वीडियो को पॉज करो और कैलकुलेटर पेन बुक लेकर आ जाओ। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग ओवर हियर अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑल द मटेरियल रेडी। लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। एफएम का सवाल है, समवार लिमिटेड प्लान्स टू कीप ऑप्टिमम कैश बैलेंस इन हैंड एज सजेस्टेड बाय बॉमल्स मॉडल. Excess cash balance, if any, will be invested in the marketable securities, which will generate a return of 12% per annum. The total disbursement for the year is estimated to be 1.5 lakhs per month. 1.5 लाख per month का इनका disbursement है annual. With the transaction cost of rupees 20 per transfer to the disbursement account. आपको सिंपली इतना बताना है कि बॉमल्स मॉडल के हिसाब से समवार लिमिटेड का ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए। Here are the options. 24,495, 30,495, 16,495, 22,495। तो मेरे भाई पॉज करो वीडियो को, अपनी सारी वर्किंग्स लगाओ और व्हेन यू आर रेडी विद योर आंसर, आप अपना आंसर जो है लॉक इन कर लीजिएगा अपने मन में। सो आई एम कंटिन्यूइंग अज्यूमिंग दैट यू नो द आंसर, यू हैव कम टू द आंसर एंड योर आंसर शुड बी ऑप्शन ए 24,495। एंड बाय द वे ये सवाल जनवरी 2025 की आरटीपी का है। ठीक है, अब कैसे आया 24,495? एक बार लॉजिक बता दूं मैं आपको। ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल आपका जो भी डिसबर्समेंट है इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो 2 इंटू 18 लाख आपका एनुअल डिसबर्समेंट था। कॉस्ट पर ट्रांसफर इज ₹20 एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिवाइड बाय 12% नहीं, डिवाइड बाय 0.12। ये सब करके आप अंडर रूट करोगे ऑटोमेटिकली 24,495 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस वॉज एन नाइस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। A company's flagship product has experienced a plateau in sales. Plateau in sales मतलब ना सेल्स बढ़ रही है ना सेल्स घट रही है, sales are actually stagnant. Alright? तो plateau of sales despite heavy promotions and marketing. भाई बहुत प्रमोशन कर लिया, बहुत मार्केटिंग कर लिया, लेकिन सेल्स बढ़ी नहीं रही है, घट भी नहीं रही है। What phase of product life cycle are they likely in? And what is the best strategic option to consider? किस स्टेज है ये पर्टिकुलर कंपनी अपने पीएलसी के किस स्टेज पर है और उसे क्या स्ट्रैटेजिक ऑप्शन अपनाना चाहिए, दैट यू हैव टू एडवाइज। एंड योर ऑप्शंस आर, इट इज इन द इंट्रोडक्शन स्टेज और उसे प्राइसेस बढ़ाने चाहिए। ये ग्रोथ स्टेज पर है, उसे अपनी प्रोडक्ट रेंज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वो ऑलरेडी मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुका है, उसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे जाना चाहिए, या फिर डिक्लाइन, यू हैव टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो तो लगाओ अपना दिमाग, मैं यहाँ पे आपका आंसर डिस्क्लोज कर रहा हूँ। योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, मैच्योरिटी सीक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एंड ये सवाल भी जनवरी 2025 आरटीपी का है। क्यों मैच्योरिटी? वेरी वेरी सिंपल, जब भी आपकी सेल्स बढ़ती है, यू आर एट द ग्रोथ स्टेज, इनिशियल लेवल पे सेल्स नहीं बढ़ती है, बट जब सेल्स स्टैग्नेंट हो जाती है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है, प्लेटो ऑफ सेल्स, ना बढ़ रही है ना घट रही है, जब सेल्स स्टैग्नेंट हो जाती है, योर प्रोडक्ट हैज ऑलरेडी रीच्ड द मैच्योरिटी स्टेज और उसके बाद होना डिक्लाइन ही है। तो आप इससे पहले आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो और आपका बिजनेस गिरना चालू हो जाए, फटाफट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपना के नया प्रोडक्ट बनाना चालू कर दो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अ कंपनी हैज सेल्स ऑफ 6 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2,40,000, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 2,70,000 और कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज है 2.5।
आपको ये बोला गया है कि कंपनी को अपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT को डबल करना है। आपको ये बताना है कि अगर मैंने अपनी EBIT को डबल किया तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना होगा, कितना परसेंट चेंज करना पड़ेगा सेल्स में, तब जाके मेरी EBIT डबल होगी। एंड योर ऑप्शंस आर 50%, 25%, 40%, 80%। ये सवाल है सितंबर 2024 की एग्जाम का, एग्जाम क्वेश्चन है ये। अपनी वर्किंग्स कीजिए एंड व्हेन यू आर रेडी प्ले द वीडियो। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी 25%। कैसे आया 25%, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़। देखो, सबसे पहले तो मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई, सेल्स 6 लाख जो एग्जिस्टिंग है, लेस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कंट्रीब्यूशन 3,60,000 का आएगा। फिर उसमें से आप अपना फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,70,000 माइनस करोगे तो आपको EBIT आएगा। ये तो बड़ा सिंपल है। अब कंपनी को अपनी EBIT को डबल करना है, तो 90,000 की करंट EBIT है, डबल करोगे तो कितना होगा 1,80,000। फिर मैंने चेंज इन EBIT का फॉर्मूला लगाया, इट इज न्यू EBIT माइनस ओल्ड EBIT डिवाइडेड बाई ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाई ओल्ड करोगे तो मेरे को आएगा कि दैट द EBIT शुड बी चेंज्ड बाई 100%। अब ऑपरेटिंग लेवरेज के दो फार्मूला है, एक तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT और एक दूसरा फार्मूला भी है जो मैं आपको अभी डिस्कस करवाऊंगा। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT किया मैंने एग्जिस्टिंग वाले में, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 90,000 तो आया 4 टाइम्स। अब ऑपरेटिंग लेवरेज का एक और फार्मूला है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मैंने अभी अभी निकाला ना, परसेंटेज चेंज इन EBIT 100% है और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मैंने एक दूसरे फॉर्मूले से निकाला 4 गुना। तो 4 इज इक्वल्स टू 100% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और जब मैं ये करूंगा मुझे मेरा आंसर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज 25। तो अगर आपने इसका सही जवाब दिया है 2 मार्क्स अलॉट कर दीजिएगा, वरना नहीं मिलेगा एक भी। तैयार हो जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपके स्क्रीन पर। ये The philosophy of the company is stated as to bring the best user experience to its customers through timely and safe delivery of goods। हमें बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस लाना है भाई, टाइमली और सेफली गुड्स को डिलीवर करके। ये कंपनी ने एक स्टेटमेंट बोला है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या है। whether it is the company's vision statement, whether it is the company's mission statement, whether it is the company's goals और whether it is the company's objectives। ये सवाल भी आपके सितंबर 2024 की एग्जाम क्वेश्चन का है। ठीक है, लगाइए अपना दिमाग एंड पॉज करके फिर प्ले कीजिए व्हेन यू आर रेडी विद योर आंसर। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास आंसर आ चुका है एंड योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, मिशन स्टेटमेंट। अब क्यों मिशन स्टेटमेंट? देखो, आप जब भी स्टेटमेंट को देखोगे तो ये प्रेजेंट टेंस में है। विजन इज ऑलवेज इन फ्यूचर टेंस कि मुझे ये करना है, वो करना है इन द फ्यूचर, बट ये तो प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, तो ये विजन स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता। इसी के अलावा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ना ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ये बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जनरल चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर एक ही हो सकता है, दैट इज ऑप्शन बी, मिशन स्टेटमेंट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। अब ये सवाल दिखने में जितना बड़ा है, वास्तविकता में सॉल्व करने में उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, देखते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ KPS लिमिटेड इंक्लूड्स 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कम डिविडेंड इज 75 पर शेयर। फिर कंपनी बोलता है कि हमें 6 रुपया पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करना है, विच विल बी पेड विद इन द नेक्स्ट 3 डेज। अगले 3 दिन में ही आ रहा है डिविडेंड की डेट। द कंपनी हैज अ हिस्ट्री ऑफ कंसिस्टेंट ग्रोथ इन इट्स डिविडेंड्स। इट हैज बीन प्रेडिक्टेड दैट इन द नेक्स्ट ईयर KPS Limited will pay dividend on its equity shares at 7.59 per share। एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 7.59 पर शेयर। द रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ विल बी मेंटेन्ड इन द फोरसीएबल फ्यूचर। ग्रोथ रेट चेंज नहीं होने वाला है। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी 36.5% है, 34.5% है, 37.5% है या 38.5% है? लगाइए अपना दिमाग और वर्किंग्स कीजिए एंड व्हेन यू आर रेडी विद योर आंसर यू कैन प्ले द वीडियो। चलिए, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब आ चुका है एंड इसका जवाब है ऑप्शन सी 37.5%। एंड ये सवाल भी आपका सितंबर 2024 की एग्जाम का था। कैसे आया 37.5%? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपका गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल यहाँ पे लगेगा, दैट इज नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ। अब D1 मैंने आपको अभी भी बताया था क्वेश्चन में हिंट देके, दैट इट इज 7.59। अब
T0 जो डिनोमिनेटर में आता है दैट इज ऑलवेज एक्स डिविडेंड प्राइस, बट आपको तो कम डिविडेंड प्राइस दिया गया था। कम डिविडेंड मार्केट प्राइस वॉज 75 रुपीज एंड जो अभी अभी हाल ही में 3 दिन में डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है विच इज योर D0 वो 6 रुपीज है। तो एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस क्या आया 75 माइनस डिविडेंड, कम मार्केट प्राइस माइनस डिविडेंड इज इक्वल्स टू एक्स मार्केट प्राइस, तो वो 69 रुपीज आ चुका है पर शेयर। तो ये मेरा डिनोमिनेटर बन गया। इसी के अलावा ग्रोथ रेट कैसे निकला, देखो मेरा आज का डिविडेंड 6 रुपीज है और अगला नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो मैं अभी 3 दिन में डिक्लेयर कर रहा हूँ वो तो 6 रुपये, बट उसके अलावा जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड है दैट इज 7.5 कितना है 7.59 पर शेयर। यस, तो मैंने ग्रोथ रेट के फॉर्मूला में इसको एडजस्ट किया कि 6 1 माइनस जी इज इक्वल्स टू 7.59, तो इसको सॉल्व करते ही आपको 0.265 या 26.5% ग्रोथ रेट आ गया। फिर मैंने सारे एलिमेंट्स को फॉर्मूला में डाला और मेरा आंसर आ चुका है 37.5%। ठीक है, इसी के साथ वी आर डन विद अवर वेरी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। और अब तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं। अब से ना सवाल थोड़े से मुश्किल होने वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा सावधानी से, लेट्स प्ले। KT Limited's opening stock was 2,50,000 and closing stock was 3,75,000. Opening stock 2.5 lakh, closing stock 3,75,000. Sales during the year were 13 lakhs and the gross profit ratio was 25% on sales. और आपके एवरेज अकाउंट्स पेबल है 80,000। आपको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है, ठीक है। और क्या आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो होना चाहिए ऑप्शन ए 13.33 टाइम्स, और इट शुड बी 14.33 टाइम्स, और इट शुड बी 14.44 टाइम्स, और इट शुड बी 13.75 टाइम्स। ये वाला जो सवाल है ये आपके सितंबर 2024 की आरटीपी का सवाल है। पॉज कीजिए वीडियो, लगाइए अपना दिमाग और फिर मुझे जवाब बताइए, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी इसका जवाब मिल चुका है एंड आई एम कंटिन्यूइंग विद द वीडियो। और आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 13.75%। एक बार देख लेते हैं कैसे आया। अब देखो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इट इज योर क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल। एवरेज अकाउंट्स पेबल क्वेश्चन में दिया था 80,000। क्रेडिट सेल्स इतना आसानी क्रेडिट परचेजेस इतना आसानी से नहीं दिया था, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया था एंड सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो एक चीज आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। तो सेल्स आपको दिया था 13 लाख रुपए माइनस 25%, तो आप वो करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर आएगा। इसी के अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। तो ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000 दिया था। COGS हमने सेल्स माइनस जीपी करके निकाल लिया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या परचेसेस, तो आपके क्रेडिट परचेसेस आ गए 11 लाख। और इसी के साथ साथ आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इस क्रेडिट परचेसेस जो हमें 11 लाख मिला डिवाइडेड बाय मेरा 80,000 रुपए विच इज माई अकाउंट्स एवरेज अकाउंट्स पेबल। इसका आंसर आता है 13.75 टाइम्स। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, लेट्स प्ले। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सवाल है। अ वुमेन्स क्लोथिंग ब्रांड recognized न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसर्च्ड emerging trends and consumer preferences. They introduced a new clothing line, received positive feedback from initial trials and grew through strategic partnerships and targeted advertising. What strategic choice best describes this approach? And your options are, क्या ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, क्या ये मार्केट डेवलपमेंट है, क्या ये मार्केट पेनिट्रेशन है, या फिर ये डाइवर्सिफिकेशन है। ये वाला सवाल भी सितंबर 2024 की आरटीपी का है, ठीक है। लगाइए अपना दिमाग और बताइए मुझे जवाब। चलिए, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आ चुका है जवाब एंड योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्यों प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपने एक नई क्लॉथिंग लाइन सिलेक्ट किया, मतलब आप नया कपड़ा बना रहे हो। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आप दूसरे मार्केट को टारगेट कर रहे हो, आप प्रोडक्ट को नया बना रहे हो, मार्केट आपका एग्जिस्टिंग ही है। सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट। समझा इसका लॉजिक, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सवाल। कनिका नोन एज देसी टेलर स्विफ्ट, ये देखो आईसीआई कैसे सवाल पूछता है। कनिका नोन एज देसी टेलर स्विफ्ट इंट्रोड्यूस लॉन्च द लिपस्टिक ब्रांड कोलर अमॉन्ग इंटेंस ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन। डिस्पाइट अ लैक ऑफ ग्राउंड वर्क, हर सब्सटैंशियल 45 मिलियन सोशल मीडिया फॉलोइंग, यार मत बोलो, सोशल मीडिया फॉलोइंग गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन। आपको ये बताना है कि विच एस्पेक्ट माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस होते हैं ना, उसमें से कौन सा फोर्स यहाँ पे और कोलर के फेवर में जा रहा है। इज इट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस,
इज इट थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, इज इट सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, और इज इट बायर्स बार्गेनिंग पावर? बताइए। चलिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आंसर आ चुका है एंड इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, बायर बार्गेनिंग पावर। पता है क्यों? अरे पता है क्या क्यों? क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है कि हर सब्सटैंशियल 45 मिलियन सोशल मीडिया फॉलोइंग गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन। मतलब बायर्स के एंड से बहुत प्रेशर आएगा ना कि हम सस्ते में ले, सस्ते में ले, सस्ते में, बस यही लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। एक और एसएम का सवाल। एज पर स्ट्रैटेजीज प्रोपगेटेड बाय माइकल पॉटर, नीश मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स थ्रू एयरवेज फॉर अ लार्ज कस्टमर सेगमेंट ऑन एन अश्योरेंस ऑफ डिलीवरी बाय नेक्स्ट डे इज नोन एज विच स्ट्रैटेजी? ठीक है, माइकल पॉटर की कौन सी स्ट्रैटेजी यूज हो रही है जब आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं प्लेन से माल भेजूंगा और अगले ही दिन डोर स्टेप डिलीवरी हो जाएगी? क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस डिफरेंशिएशन, या फिर फोकस कॉस्ट लीडरशिप? ठीक है, एंड ये सवाल जो है ये आपका सितंबर 2024 की आरटीपी का सवाल है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इट इज ऑप्शन नंबर सी, फोकस डिफरेंशिएशन। अब क्यों फोकस डिफरेंशिएशन? पहली चीज तो ये एक नीश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मतलब नीश मार्केट का मतलब ही होता है आपका टारगेट मार्केट। तो आप एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट कर रहे हो, आप पूरी भारी जनता को टारगेट नहीं कर रहे हो। तो एक तो फोकस हो गया। इसी के अलावा ये कोई कॉस्ट लीडरशिप नहीं है। कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है? जब आप इंडस्ट्री में सबसे सस्ता बेच रहे हो। एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या होता है? जब आप एक कुछ हटके कर रहे हो, आप नेक्स्ट डे डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हो ना, प्लेन से माल भेजने के लिए, तो ये कोई अलग चीज़ हो गई। इट इज समथिंग इनोवेटिव, इट इज समथिंग यूनिक। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स प्ले। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे सवाल आया है, मजा आएगा। A company issued 13% convertible debentures of 100 rupees each on 1st of April 2023 with a maturity period of 6 years. At maturity, the debenture holders will have an option to convert the debentures into equity shares of the company in the ratio of 1:4. बोलते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स के पास मैच्योरिटी पे ऑप्शंस आएंगे, हर डिबेंचर का 4 शेयर या फिर कैश। The market price of the equity share is ₹25 each as on 31st of March 2024 and the growth rate of the share is 6% per annum. KD is how much? क्या होना चाहिए cost of convertible debenture इस केस में? It should be 13.56% or it should be 14.13% or it should be 15.56% or it should be 16.13%. चलिए, ये सवाल आपका मई 2024 की एग्जाम क्वेश्चन है। मई 2024 का एग्जाम क्वेश्चन है, एक डिस्क्रिप्टिव सवाल था जिसमें से ये एमसीक्यू मैंने आपके लिए बनाया है। ऑलराइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14.13%। कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कन्वर्टेबल डिबेंचर का लॉजिक बड़ा सिंपल होता है। मैच्योरिटी पे कैश वैल्यू ज़्यादा हुई तो कैश वैल्यू विल बी और रिडेम्पशन वैल्यू, या फिर अगर कन्वर्टेबल जो शेयर्स कन्वर्ट हो रही है उनकी उस डेट पे मार्केट वैल्यू ज़्यादा हुई देन दैट विल बी योर रिडेम्पशन वैल्यू। तो कैश तो रिडेम्पशन तो पार पे हो रहा है भाई, कैश तो पार पे मिलेगा, तो रिडेम्पशन वैल्यू इज 100 रुपीज़। इसी के अलावा इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस आज 25 रुपये दी गई थी। 6 साल पहले इशू किए थे, जिसमें से 31 मार्च 2024 की आपको मार्केट प्राइस दी गई थी। मतलब 1 साल बीत चुका था फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, तो और 5 साल बचे हैं ना। तो एंड ग्रोथ रेट इज 6%, तो 25 इंटू 1.06:5 करोगे तो आज से 5 साल के बाद 33.46 का मार्केट प्राइस आएगा और ऐसे 4 शेयर मिल रहे हैं। तो रिडेम्पशन वैल्यू अगर इन्वेस्टर एक्सरसाइज करता है कि मुझे शेयर्स में चाहिए तो क्या हो जाएगी, 33.46 इंटू 4 शेयर्स इज 133.82। अब दोनों को कंपेयर किया गया, क्या कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? रिडेम्पशन वैल्यू शेयर्स की ज़्यादा है, तो 133.82 इज योर रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स दिया नहीं हुआ है तो पार पे इशू हुआ है तो 100 रुपीज़ यहाँ पर दे दिया है। इस पर 13% डिबेंचर्स है तो 13 रुपीज़ इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट। टैक्स रेट 25% है तो यहाँ पर जो है 1 माइनस टी करके आपको 1 माइनस 0.25 करवा दिया है। एंड डिनोमिनेटर में 133.82 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, ये आप सॉल्व करोगे 14.13% आपको आ जाएगा। रेडी, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड अब ना बोनस क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3-3 नंबर के सवाल आ रहे हैं भाई, 3-3 नंबर के सवाल। रेडी फॉर योर फर्स्ट बोनस क्वेश्चन, लेट्स प्ले। ये आपका सवाल है, बोनस क्वेश्चन नंबर 1। रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 150, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 40 रुपीज, ओवरहेड कॉस्ट 60 रुपए है, टोटल कॉस्ट 250, प्रॉफिट 50 रुपए और सेलिंग प्राइस 300।
द कंपनी कीप्स रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 2 months, WIP on an average of 3 months, and finished goods in stock on an average of 1 month. The credit allowed by suppliers is 1.5 months and company allows 2 months credit to its debtors. Lag in payment of wages is 1 month, मतलब creditors for wages 1 महीने का है, and lag in payment of overhead expenses is 1.5 months. कंपनी जो है आउटपुट पे 25% लगा करके कैश में माल बेचती है. एक मिनट, सॉरी, ये बोला गया है कि 25% ऑफ द सेल्स आर इन कैश एंड कंपनी जो है कैश एंड बैंक बैलेंस मिला करके 1.5 लाख रुपया मेंटेन करना चाहती है. प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड वेजेस भी सिमिलरली इवनली अक्रू हो रहे हैं. WIP को अज्यूम करना कि वो 75% कंप्लीट है. एक्टिविटी लेवल 15,000 यूनिट्स है प्रोडक्शन का. आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है कितनी है, और डेटर्स जो है सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कीजिएगा. क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 20,09,375, 15,65,625, 21,03,125 या 16,59,375? ये सवाल है आपके नवंबर 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, एग्जाम क्वेश्चन है. ध्यान से, ये 2 नहीं 3 मार्क्स का सवाल है, अच्छे से कीजिएगा. भैया वर्किंग कैपिटल इसलिए तो डाला है भाई, फ्री में कुछ नहीं मिलता, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से कीजिएगा. चलिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इट इज 16,59,375. अब इसका सोल्यूशन मैं आपको यहीं पे लेके चलता हूँ, आ जाओ. इसका सोल्यूशन ये रहा. आई होप आपको दिख रहा है. अच्छा नहीं दिख रहा है, 1 मिनट. हाँ, आई होप आपको दिख रहा है. 2 मिनट के लिए यहाँ पर लेकर आयो. तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि डेटर्स जो है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होना चाहिए. यस, तो सबसे पहले मैं आपको इन्वेंट्री की बात करता हूँ. रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 2 महीना है. 15,000 यूनिट्स इंटू 150 रुपये जो आपकी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की प्राइस थी, और उसका कैरिंग पीरियड 2 महीने, तो ये 375 आ गया. WIP मैंने बोला था 75% कंप्लीट है, और WIP होल्डिंग पीरियड इज 3 months, और WIP जो है टोटल कॉस्ट पे निकलेगा. तो यहाँ पर 250 टोटल कॉस्ट है. कैसे आया? आपका रॉ मटेरियल का प्राइस प्लस आप इसमें ओवरहेड्स मिला देना, ठीक है, प्लस अगर कोई और एक्सपेंसेस है तो आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा. तो ये आता है 250 रुपये. और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी इसी पर आएगा, बट इसका एक तो होल्डिंग पीरियड 1 महीना है, साथ ही साथ फिनिश गुड्स तो 100% ही कंप्लीट होगा ना, तो ये इंटू 1 होता है. इसी के अलावा डेटर्स जो है सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होना. 250 रुपये आपका टोटल कॉस्ट है, 50 रुपये का प्रॉफिट था, तो 300 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो गया. एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 महीने का है, और ये भी 0.75 होगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ 25% सेल्स कैश पर है, बैलेंस 75% सेल्स आपकी क्रेडिट पर है, तो इसलिए 0.75. तो ये आ गया 3,12,500 FG का, एंड डेटर्स आ गया 560 to 500. कैश बैलेंस 1.5 लाख आ गया, माइनस करंट लाइबिलिटी. सबसे पहले तो मटेरियल के लिए क्रेडिटर्स आपने 1.5 महीने का अलाउ किया, एंड रॉ मटेरियल आप जितने पे खरीदोगे दैट इज 150 रुपये, वही आपका कॉस्ट आ जाएगा. तो ये आ गया 2,81,250. इसी के अलावा वेजेस का 1 महीने का टाइम लैग था. वेजेस जो है 40 रुपये का है, एंड आपका टाइम लैग 1 महीना है इंटू 15,000 यूनिट्स हर बार, तो ये 50,000 आ गया. एंड ओवरहेड्स 1.5 महीने के थे, एंड ओवरहेड्स जो कॉस्ट था दैट इज 60 रुपीज़. तो 1.5 महीने का क्रेडिट पीरियड 60 रुपीज़ के हिसाब से 15,000 यूनिट्स 1,12,500. तो ये टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आप इसमें से माइनस करोगे तो 16,59,375 इसका आंसर आता है. वही आंसर था ना? हाँ, 16,59,375. ऑलराइट, चलिए, आई होप आपको ये चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी. ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. एक और बोनस क्वेश्चन है, ध्यान से. जनरल पब्लिक इज डिस्कर्निंग फ्रॉम बाइंग एयर कंडीशनिंग यूनिट्स based on the health ministry guidelines regarding emergence of a contagious viral pandemic. Oh my god. Consequently, Nebula Private Limited, a manufacturer of evaporation coils used in air conditioning units, has faced significant loss in working capital due to sharp fall in demand. The company conducted financial assessment and developed a workable action plan based on short-term and long-term financial needs. But for immediate needs, एक emergency plan अडेप्ट किया गया. आपको स्क्रैप बेचना है, असेट को लिक्विडेट करना है, एंड ओवरहेड के कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है. फर्दर टू अवॉइड एनी सच अनटूवर्ड इवेंट इन फ्यूचर, दे प्लान टू डाइवर्सिफाई इनटू न्यूअर बिजनेस एरियाज अलॉन्ग विद इट्स कोर बिजनेस. आपको स्ट्रैटेजी कौन सी है नेबुला प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वो बतानी है, ठीक है. इज इट रिट्रेंचमेंट, लिक्विडेशन, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट?
ICAI MCQ केस स्टडी बुकलेट का सवाल है ये। चलिए लगाइए दिमाग, और इसका आंसर क्या होना चाहिए? इट शुड बी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। क्यों टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी? क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। बोला है कि आप सेल स्क्रैप को बेच रहे हो, असेट्स को लिक्विडेट कर रहे हो, ओवरहेड कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो, तो ये पहला स्टेप हो गया। इसी के अलावा आप क्या कर रहे हो? कुछ बिजनेसेस से अपने आप को बाहर कर रहे हो, वो है ना, दे प्लान टू डाइवर्सिफाई इनटू न्यू बिजनेस अलॉन्ग विद इट्स कोर बिजनेस। तो नए बिजनेस एरियाज को आप ढूंढ रहे हो, तो इट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि ये टर्न अराउंड की तरफ बढ़ रहा है। ऑलराइट, बोनस क्वेश्चन थे 2, अगर आपने सही जवाब दिए 3-3 मार्क्स अलॉट कर दीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, a company is considering changing its capital structure by increasing debt ratio from 40 to 55%। आपको बस इतना बताना है कि अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो कंपनी के कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ क्या होगा। वेदर देयर विल बी नो चेंज, क्या ये अनअफेक्टेड रहेगा, क्या ये घट जाएगा, या क्या है बढ़ जाएगा। MTP सितंबर 2024 का सवाल है जो सीरीज 2 में लिया गया था, ठीक है। एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि डेट का क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, डेट अगर आप बढ़ाओगे और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अभी भी उतना ही है तो इक्विटी घट जाएगा, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगली चीज, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन नाउ। इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, द स्ट्रेटेजी इन विच द कंपनी वांट्स टू कीप अहेड एंड रीप द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द इंडस्ट्री इज नोन एज व्हाट? Is it adaptive strategy? Is it reactive strategy? Is it proactive strategy? Responsive strategy? सितंबर 2024 के PYQ का ये सवाल है, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। आज इसका तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है, इट इज ऑप्शन सी, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। क्योंकि भाई फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए तो पहले आपको उठना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं आखिरी सवाल पर, आखिरी सवाल पर, आखिरी सवाल पर, आखिरी सवाल पर। A, changing the to the new situation, B, unfreezing the situation, C, refreezing। ये 3 स्टेप्स है। आपको कर्ट लिविन्स मॉडल ऑफ चेंज के हिसाब से करेक्ट सीक्वेंस क्या है बतानी है। ABC, BCA, CBA या BAC। सितंबर 2024 के PYQ का सवाल है ये, एंड इसका सही जवाब क्या है? BAC। सबसे पहले आप सिचुएशन को अनफ्रीज करते हो, फिर आप चेंज करते हो नई सिचुएशन पे, और उसी के बाद आप सिचुएशन को रिफ्रीज करते हो, ठीक है। इसी के अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 में ना इसका आंसर डिक्रीज नहीं, इसका आंसर इंक्रीज होना चाहिए। ऑलराइट, एक छोटा सा एरर हो गया है, आई एम सॉरी फ्रॉम माय साइड। इसका आंसर इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जब आप डेट बढ़ाते हो, लोन फंड्स आर चीपर देन ओन फंड्स, तो जब आप डेट बढ़ाते हो ना, जब आप डेट बढ़ाते हो तो आपका फाइनेंशियल रिस्क एक तरीके से बढ़ता है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इट इज़ नॉट डिक्रीज, इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंक्रीज, ठीक है। चलिए बढ़िया, चलो तो आई होप ये आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सेशन था। थैंक यू सो मच, और ऐसे सेशंस मैं लाता रहूँगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।